हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर 2 के पार्ट 5 को शुरू करेंगे। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 10 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 2, नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर 2 के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को कवर कर लिया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 2 के प्रीवियस पार्ट्स के लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लें, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग चैप्टर 2 के पार्ट 5 को कवर करेंगे। इसमें हम इन टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हाउ डिड पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट? लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया? Let us now look at the different social groups that participated in the civil disobedience movement. Why did they join the movement? What were their ideals? What did Swaraj mean to them? अब समझते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कौन कौन से डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया था, वे मूवमेंट के साथ क्यों जुड़े, उनके आदर्श क्या थे, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था। आइए देखें कि सिविल नाफरमानी या सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन से थे, उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया, उनके आदर्श क्या थे, उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे। इन द कंट्री साइड, रिच पीजेंट कम्युनिटीज लाइक द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वेयर एक्टिव इन द मूवमेंट। ग्रामीण क्षेत्रों में रिच पीजेंट कम्युनिटीज जैसे गुजरात के पाटीदार, उत्तर प्रदेश के जाट इस मूवमेंट में एक्टिव थे। गांव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। बीइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, दे वेयर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस। वे कमर्शियल क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे, बट इकोनॉमिक डिप्रेशन के चलते वस्तुओं की कीमत गिर रही थी, व्यापार में मंदी आ रही थी। इन सब कारणों से वे बहुत परेशान थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से वे बहुत परेशान थे। As their cash income disappeared, they found it impossible to pay the government's revenue demand. जब व्यापार हो नहीं रहा था, चीजों की कीमत गिर रही थी, तो उनके पास पैसा कहां से आएगा, और जब उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो वे लगान कहां से चुकाएंगे। जब उनकी नकद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया। एंड द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट भी लगान कम करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्हें तो बस लूटना था। इस वजह से चारों तरफ असंतोष था। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी, चारों तरफ असंतोष था। These rich peasants became enthusiastic supporters of the civil disobedience movement, organizing their communities and at times forcing reluctant members to participate in the boycott programs. इन रिच पीजेंट्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। उन्होंने अपने कम्युनिटी के लोगों को ऑर्गेनाइज किया, उन्हें एकजुट किया, उन्हें इस आंदोलन के लिए जोड़ा, और कभी-कभी जो लोग इन मूवमेंट्स में, बॉयकॉट मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे, उन्हें भी फोर्स करके पार्टिसिपेट करने के लिए मजबूर किया। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदायों को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज, बट दे वेयर डीपली डिसअपॉइंटेड
when the movement was called off in 1931 without the revenue rates being revised. उनके लिए स्वराज का मतलब था हाई रेवेन्यूज को कम किया जाए या खत्म किया जाए। बट जब 1931 में इस मूवमेंट को वापस ले लिया गया और रेवेन्यू रेट्स में कोई कमी नहीं आई तो वे काफी निराश हुए। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। So when the movement was restarted in 1932, many of them refused to participate. फिर जब 1932 में फिर से मूवमेंट शुरू हुआ तो बहुतों ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें से बहुतों ने उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। The poorer peasantry were not just interested in the lowering of the revenue demand. Many of them were small tenants cultivating land they had rented from landlords. जो गरीब किसान थे वे सिर्फ लगान में कमी नहीं चाहते थे। बहुत सारे गरीब किसान जमींदारों से जमीन रेंट पर लेकर स्मॉल टेनेंट्स के रूप में काम करते थे। गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, उनमें से बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। As the depression continued and cash incomes dwindled, the small tenants found it difficult to pay their rent. They wanted the unpaid rent to the landlord to be remitted. इकोनॉमिक डिप्रेशन जब लंबा खिंच गया तो कैश इनकम नहीं हो रही थी, जिससे स्मॉल टेनेंट्स यानी छोटे पट्टेदारों के लिए जमीन का रेंट चुकाना मुश्किल हो गया था। तो वे चाहते थे कि जमींदारों को जो रेंट चुकाना था वो माफ हो जाए और साथ ही साथ लगान में भी कमी चाहते थे। महामंदी लंबी खिंची और नकद आमदनी गिरने लगी तो छोटे पट्टेदारों के लिए जमीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ कर दिया जाए। They joined a variety of radical movements, often led by socialists and communists. सोशलिस्ट्स और कम्युनिस्ट द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए डिफरेंट रेडिकल मूवमेंट्स में उन्होंने हिस्सा लिया ताकि उनकी डिमांड पूरी हो सके। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया जिनका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्टों के हाथ में होता था। Apprehensive of raising issues that might upset the rich peasants and landlords, the Congress was unwilling to support no rent campaigns in most places. रेंट माफ करने वाले आंदोलन का समर्थन करने में कांग्रेस हिचकिचाती थी क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि अगर वे स्मॉल पीजेंट्स का साथ देंगे तो जो रिच पीजेंट्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, वे नाराज हो जाएंगे। और जब कांग्रेस ने रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स का साथ दिया तो स्मॉल पीजेंट्स नाराज हो गए और वे कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पार्टीज के साथ जुड़ने लगे। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलनों को समर्थन देने में प्रायः हिचकिचाती थी। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट्स एंड द कांग्रेस रिमेन्ड अनसर्टेन। इस कारण पुअर पीजेंट और कांग्रेस के बीच का रिलेशन अनसर्टेन था। इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। What about the business class? How did they relate to the civil disobedience movement? अब हम लोग बात करेंगे बिजनेस क्लास की कि वे कैसे सिविल डिसोबीडियंस के साथ जुड़े। व्यवसायी वर्ग की क्या स्थिति थी, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रुख अपनाया। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स एंड बिकम पावरफुल। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने बहुत प्रॉफिट कमाया था और वे पावरफुल हो चुके थे। उन्होंने कैसे प्रॉफिट कमाया इस बारे में हम चैप्टर 5 में समझेंगे। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था और वे ताकतवर हो चुके थे। Keen on expanding their business, they now reacted against colonial policies that restricted business activities. जितने भी इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे वे बिजनेस को फैलाना चाहते थे, बट कॉलोनियल पॉलिसीज के कारण उनके बिजनेस एक्टिविटीज रेस्ट्रिक्ट हो रहे थे, इसलिए वे भी कॉलोनियल पॉलिसीज का विरोध करने लगे थे। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया
जिनके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। They wanted protection against imports of foreign goods and a rupee sterling foreign exchange ratio that would discourage imports. फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट सस्ते में होता था, जिससे इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स के बिजनेस और उनके प्रोडक्ट्स पर असर पड़ता था। इसलिए वे फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन चाहते थे और रुपी स्टर्लिंग में फॉरेन एक्सचेंज चाहते थे, जिससे इंपोर्ट में कमी आए। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे, जिससे आयात में कमी आ जाए। To organize business interests, they formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920 and the Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industries (FICCI) in 1927। बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस का गठन किया और 1927 में फेडरेशन ऑफ द इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (फिक्की) का गठन किया। व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का गठन किया। Led by prominent industrialists like Purushottam Das Thakurdas and J.D. Birla, the industrialists attacked colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched. पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिड़ला जैसे प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट्स के नेतृत्व में इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने इंडियन इकोनॉमी पे जो कॉलोनियल कंट्रोल था उसका विरोध किया और पहली बार जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ था उसका सपोर्ट किया। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिड़ला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। They gave financial assistance and refused to buy or sell imported goods. उन्होंने मूवमेंट में फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया और इंपोर्टेड गुड्स को खरीदने बेचने से मना कर दिया। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। Most businessmen came to see Swaraj as a time when colonial restrictions on business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraints. मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन ने स्वराज को एक ऐसे टाइम के रूप में देखा जहां बिजनेस के ऊपर कोई कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, देश में ट्रेड और इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी, वो भी बिना किसी रोक टोक के। ज्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी और व्यापार व उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, business groups were no longer uniformly enthusiastic. बट जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हुआ तब बिजनेस ग्रुप्स का एंथुसियाज्म भी ठंडा पड़ गया। गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी मंद पड़ गया था। They were apprehensive of the spread of militant activities and worried about prolonged disruption of business, as well as of the growing influence of socialism amongst the younger members of the Congress. बिजनेसमैन मिलिटेंट एक्टिविटीज से डरे हुए थे क्योंकि इन एक्टिविटीज के कारण उनके बिजनेस पर असर पड़ रहा था। और तो और कांग्रेस के जो यंग लीडर्स थे वे समाजवाद यानी सोशलिज्म से प्रभावित थे, तो इसलिए भी बिजनेसमैन डरे हुए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ऐसे में उनका बिजनेस चौपट हो जाएगा, क्योंकि अगर मिलिटेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, सोसाइटी पीसफुल नहीं है, तो बिजनेस अच्छे से नहीं हो पाएगा और सोशलिज्म कैपिटलिस्टिक बिजनेस क्लास के फेवर में कभी नहीं रहती है। उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था। वे लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। The industrial working classes did not participate in the civil disobedience movement in large numbers, except in the Nagpur region. नागपुर रीजन को छोड़कर कहीं भी बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया।
As the industrialists came closer to the Congress, workers stayed aloof. But in spite of that, some workers did participate in the civil disobedience movement, selectively adopting some of the ideas of the Gandhian program, like boycott of foreign goods, as part of their own movements against low wages and poor working conditions. जैसे जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स कांग्रेस के पास आते गए, वैसे वैसे मजदूर कांग्रेस से दूर होते गए। बट इसके बावजूद कुछ वर्कर्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। वे लो वेजेस और पुअर वर्किंग कंडीशंस के अगेंस्ट विरोध कर रहे थे। इसी में उन्होंने फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करने जैसे गांधीयन प्रोग्राम को इसमें शामिल कर लिया था। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से छिटकने लगे थे। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को कम वेतन व खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया था। There were strikes by railway workers in 1930 and dock workers in 1932. 1930 में रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक किया और 1932 में डॉक वर्कर्स ने स्ट्राइक किया। 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। In 1930, thousands of workers in Chota Nagpur tin mines wore Gandhi caps and participated in protest rallies and boycott campaigns. 1930 में छोटा नागपुर टिन माइंस में काम करने वाले मजदूर हजारों की संख्या में गांधी टोपी पहनकर रैली में पार्टिसिपेट किए और बॉयकॉट कैंपेन्स में भी पार्टिसिपेट किए। 1930 में छोटा नागपुर की टिन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लिया। बट द कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड्स एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल। बट कांग्रेस अपने प्रोग्राम में मजदूरों के डिमांड्स को शामिल करने में हिचकिचा रही थी। फिर भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचा रही थी। It felt that this would alienate industrialists and divide the anti-imperial forces. कांग्रेस को डर था कि अगर वे वर्कर्स का साथ देंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट्स उनसे दूर चले जाएंगे और एंटी इंपेरियल फोर्सेस में फूट पड़ेगी। कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों में फूट पड़ेगी। Another important feature of the civil disobedience movement was the large scale participation of women. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट फीचर था इसमें महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी। सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। ड्यूरिंग गांधीजी सॉल्ट मार्च, thousands of women came out of their homes to listen to him. गांधी जी के सॉल्ट मार्च के दौरान हजारों की संख्या में महिलाएं उनकी बात सुनने के लिए अपने घरों से बाहर आ जाती थी। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। They participated in protest marches, manufactured salt, and picketed foreign cloth and liquor shops. Many went to jail. महिलाओं ने प्रोटेस्ट मार्च में हिस्सा लिया, सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया, फॉरेन क्लॉथ शॉप्स और लिक्वर शॉप्स को पिकेट किया। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। In urban areas, these women were from high caste families. In rural areas, they came from rich peasant households. अर्बन एरियाज में ये महिलाएं हाई कास्ट फैमिलीज को बिलोंग करती थी और रूरल एरियाज में रिच पीजेंट हाउसहोल्ड को बिलोंग करती थी। शहरी इलाकों में ज्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। Moved by Gandhiji's call, they began to see service to the nation as a sacred duty of women. गांधी जी के आह्वान के बाद महिलाएं नेशन के लिए सर्विस को एक सैक्रेड ड्यूटी मानने लगी थी। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था। Yet this increased public role did not necessarily mean any radical change in the way the position of women
was visualized. महिलाओं के पब्लिक रोल में इजाफा हुआ था। वे आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी, बट इसके बावजूद सोसाइटी में जो महिलाओं की स्थिति थी उसमें कोई खास चेंज नहीं आया था। लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब ये नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हर्थ, बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ्स। गांधी जी का मानना था कि घर की देखभाल करना, खाना बनाना महिलाओं का काम है। उनका ड्यूटी है कि वे एक अच्छी माँ और अच्छी पत्नी की भूमिका निभाए। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वॉज रिलक्टेंट टू अलाउ women टू होल्ड एनी पोजिशन ऑफ ऑथोरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. इट वॉज कीन ओनली ऑन देयर सिंबॉलिक प्रेजेंस. बहुत लंबे समय तक कांग्रेस अपने ऑर्गेनाइजेशन में महिलाओं को कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी नहीं देना चाहती थी। कांग्रेस सिर्फ महिलाओं की सिंबॉलिक प्रेजेंस के साथ खुश थी। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से हिचकिचाती थी। कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा की सीमाएं. Not all social groups were moved by the abstract concept of स्वराज. सभी सोशल ग्रुप्स स्वराज के एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से प्रभावित नहीं थे. सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे. One such group was the nation's untouchables, who from around the 1930s had began to call themselves दलित और oppressed. ऐसे ही एक ग्रुप था अनटचेबल्स का. 1930 से वे खुद को ऑप्रेस्ड या दलित कहने लगे थे. ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था. वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे. फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित्स फॉर फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज, द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज. कांग्रेस ने लंबे समय तक दलित्स को इग्नोर किया था क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे दलित्स को सपोर्ट करेंगे तो हायर कास्ट वाले कांग्रेस से नाराज हो जाएंगे और वे कांग्रेस से दूरी बना लेंगे. कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी. बट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वॉज नॉट एलिमिनेटेड. बट महात्मा गांधी जी ने कहा कि और 100 सालों तक हमें स्वराज नहीं मिलेगा अगर हमने अनटचेबिलिटी को खत्म नहीं किया तो. लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता, छुआछूत को खत्म किए बिना 100 सालों तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती. He called the untouchables Harijan or the children of God, organized satyagraha to secure them entry into temples and access to public wells, tanks, roads and schools. उन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन यानी ईश्वर की संतान कहा. उन्हें टेम्पल, पब्लिक वेल, टैंक, रोड, स्कूल में एंट्री मिले इसके लिए उन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया. उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया. उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया. He himself cleaned toilets to dignify the work of the Bhangi, the sweepers, and persuaded upper castes to change their heart and give up the sin of untouchability. जो स्वीपर्स थे उनके काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए गांधी जी ने स्वयं टॉयलेट्स साफ किए. अपर कास्ट के लोगों से कहा कि अपना हृदय परिवर्तन करे और अनटचेबिलिटी जैसे पाप को छोड़े. मैला ढोने वालों के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे. उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़े. But many Dalit leaders were keen on a different political solution to the problems of the community. बट बहुत सारे दलित लीडर्स अपने कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोई अलग से पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहते थे. लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे. दे बिगैन ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स
demanding reserved seats in educational institutions and a separate electorate that would choose Dalit members for legislative councils. उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज किया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्व्ड सीट्स की डिमांड की और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में दलित मेंबर्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की। वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही ताकि वहां से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। Political empowerment, they believed, would resolve the problems of their social disabilities. उनका मानना था कि उनके सोशल डिसेबिलिटीज की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ही एक रास्ता है। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट was therefore limited, particularly in the Maharashtra and Nagpur region, where their organization was quite strong. इसलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दलित्स का पार्टिसिपेशन लिमिटेड था, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में, जहां उनके ऑर्गेनाइजेशन काफी स्ट्रांग थे। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफी सीमित थी। महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में ये बात खास तौर से दिखाई देती थी, जहां उनके संगठन काफी मजबूत थे। Dr. B.R. Ambedkar, who organized the Dalits into the Depressed Classes Association in 1930, clashed with Mahatma Gandhi at the Second Roundtable Conference by demanding separate electorates for Dalits. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी 1930 में दलित्स को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में ऑर्गेनाइज किए थे। दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करने पर उनके और गांधी जी के बीच सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में काफी विवाद हुआ था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफी विवाद हुआ। When the British government conceded Ambedkar's demand, Gandhiji began a fast unto death. He believed that separate electorates for Dalits would slow down the process of their integration into society. जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अंबेडकर जी की डिमांड मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। गांधी जी का मानना था कि अगर दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था करेंगे तो सोसाइटी में उनके इंटीग्रेशन की प्रोसेस स्लो हो जाएगी। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली थी तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। Ambedkar ultimately accepted Gandhiji's position and the result was the Pune Pact of September 1932. अंबेडकर जी ने गांधी जी की बात मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर साइन हुआ। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए। It gave the depressed classes, later to be known as the scheduled castes, reserved seats in provincial and central legislative councils, but they were to be voted in by the general electorate. पूना पैक्ट के अनुसार जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे, जिन्हें बाद में शेड्यूल्ड कास्ट के नाम से जाना गया, उन्हें प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिजर्व्ड सीट्स मिल गई, बट सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिला। उनके लिए वोटिंग जनरल इलेक्टोरेट के द्वारा होती थी। इससे दमित वर्गों, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। द दलित मूवमेंट, हाउएवर, कंटिन्यू टू बी एप्रहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट। फिर भी दलित मूवमेंट कांग्रेस के नेशनल मूवमेंट को शंका की दृष्टि से देखता था। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से ही देखता रहा। Some of the Muslim political organizations in India were also lukewarm in their response to the civil disobedience movement. भारत के कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति
कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स फेल्ट एलियनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट के डिक्लाइन होने के बाद मुस्लिम्स का एक बड़ा सेक्शन कांग्रेस से कटा हुआ महसूस कर रहा था। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा था। From the mid 1920s, the Congress came to be more visibly associated with openly Hindu religious nationalist groups like the Hindu Mahasabha. मिड 1920 से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स के काफी करीब दिखने लगी थी। 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफी करीब दिखने लगी थी। As relations between Hindus and Muslims worsened, each community organized religious processions with militant fervor, provoking Hindu-Muslim communal clashes and riots in various cities. Every riot deepened the distance between the two communities. जैसे जैसे हिंदू मुस्लिम्स के बीच रिलेशन खराब होते गए, दोनों कम्युनिटी मिलिटेंट रिलीजियस प्रोसेशंस ऑर्गेनाइज करने लगे। इससे कई सिटीज में हिंदू मुस्लिम्स के बीच में कम्युनल क्लैशेस और राइट्स भी हुए। हर एक राइट्स के चलते दोनों कम्युनिटीज के बीच में दूरियां बढ़ती गई। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव व दंगे हुए। हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच फासला बढ़ता गया। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू renegotiate an alliance, and in 1927 it appeared that such a unity could be forged. कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने फिर से रीनेगोशिएट करके अलायंस बनाने का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लगा भी था कि दोनों में यूनिटी स्थापित हो जाएगी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। 1927 में लगा भी था कि अब एकता स्थापित हो जाएगी। द इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस वेयर ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबलीज दैट वेयर टू बी इलेक्टेड। दोनों में मेन डिफरेंस फ्यूचर में असेंबलीज में रिप्रेजेंटेशन के सवाल पर था। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पर थे। Muhammad Ali Jinnah, one of the leaders of the Muslim League, was willing to give up the demand for separate electorates if Muslims were assured reserved seats in the Central Assembly and representation in proportion to population in the Muslim dominated provinces, Bengal and Punjab. मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के वन ऑफ द मेन लीडर थे। उनका कहना था कि अगर मुस्लिम्स को सेंट्रल असेंबली में रिजर्व सीट्स मिले और मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस जैसे बंगाल और पंजाब में पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन मिले तो वे मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड छोड़ने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए और मुस्लिम बहुल प्रांतों बंगाल और पंजाब में मुसलमानों का आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। Negotiations over the questions of representation continued, but all hope of resolving the issues at the All Parties Conference in 1928 disappeared when M.R. Jaikar of the Hindu Mahasabha strongly opposed efforts at compromise. रिप्रेजेंटेशन को लेकर नेगोशिएशंस चल रहे थे, बट 1928 में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इसको स्ट्रांगली अपोज किया, जिससे इस इशू को रिजॉल्व करने की सारी संभावनाएं खत्म हो गई। प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस मुबाहिसा चल ही रहा था कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। When the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between communities. जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तब कम्युनिटीज के बीच में सस्पिशन और डिस्ट्रस्ट का माहौल बना हुआ था। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। Alienated from the Congress, large section of Muslims could not respond to the call
फॉर ए यूनाइटेड स्ट्रगल। कांग्रेस से कटे हुए होने के कारण मुस्लिम्स का एक लार्ज सेक्शन यूनाइटेड स्ट्रगल के लिए तैयार नहीं था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का एक बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। Many Muslim leaders and intellectuals expressed their concerns about the status of Muslim as minority within India. बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स और इंटेलेक्चुअल्स भारत में मुस्लिम माइनॉरिटी के स्टेटस को लेकर चिंता जता रहे थे। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। They feared that the culture and identity of minorities would be submerged under the domination of a Hindu majority. उन्हें डर था कि हिंदू मेजोरिटी के डोमिनेशन के सामने माइनॉरिटी की कल्चर और आइडेंटिटी खो जाएगी। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्या के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खो जाएगी। नेशनल मूवमेंट में महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया था। नेशनल मूवमेंट के दौरान बहुत सारी महिलाएं पहली बार अपने लाइफ में घर से बाहर निकलकर सार्वजनिक क्षेत्र में आई थी। इस फोटो में कई सारे ओल्ड वुमेन हैं और अपने गोद में बच्चों को लिए हुए माताएं भी हैं। ये 1935 सेवाग्राम आश्रम वर्धा में महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी और मौलाना आजाद जी की फोटो है। बॉक्स 1। टू द ऑल्टर ऑफ दिस रिवॉल्यूशन वी हैव ब्रॉट आवर यूथ एज इंसेंस। क्रांति की इस पूजा विधि पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाए हैं। Many nationalists thought that the struggle against the British could not be won through non-violence. In 1928, the Hindustan Socialist Republican Army was founded at a meeting in Firozshah Kotla ground in Delhi. बहुत सारे नेशनलिस्ट्स का यह मानना था कि ब्रिटिश के अगेंस्ट नॉन वायलेंस के तरीके से नहीं जीता जा सकता। 1928 में दिल्ली में फिरोजशाह कोटला मैदान में हुई मीटिंग में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई। बहुत सारे राष्ट्रवादियों को लगता था कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष अहिंसा के जरिए पूरा नहीं हो सकता। 1928 में दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला मैदान में हुई बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई। Among its leaders were Bhagat Singh, Jatin Das and Ajay Ghosh. In a series of dramatic actions in different parts of India, the HSRA targeted some of the symbols of British power. इसके लीडर्स में भगत सिंह जी, जतिन दास जी और अजय घोष जी शामिल थे। देश के विभिन्न क्षेत्रों में एचएसआरए ने ब्रिटिश पावर के सिंबल्स को टारगेट बनाया। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष शामिल थे। देश के विभिन्न भागों में कार्रवाइयां करते हुए एचएसआरए ने ब्रिटिश सत्ता के कई प्रतीकों को निशाना बनाया। इन अप्रैल 1929, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्ता थ्रू अ बॉम्ब इन लेजिस्लेटिव असेंबली। अप्रैल 1929 में भगत सिंह जी ने और बटुकेश्वर दत्त जी ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। इन द सेम ईयर देयर वॉज एन अटेम्प्ट टू ब्लो अप द ट्रेन दैट लॉर्ड इरविन वॉज ट्रेवलिंग इन। उसी साल उस ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया गया जिसमें इरविन यात्रा कर रहा था। उसी साल उस ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया गया जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे। Bhagat Singh was 23 when he tried and executed by the colonial government. During his trial, Bhagat Singh stated that he did not wish to glorify the cult of the bomb and pistol, but wanted a revolution in society. भगत सिंह जी के ऊपर जब मुकदमा चला और उन्हें फांसी दी गई, तब उनकी उम्र केवल 23 साल थी। मुकदमे के दौरान उन्होंने कहा कि वे पिस्टल और बॉम्ब को ग्लोरीफाई नहीं करते, बट वो सोसाइटी में रिवॉल्यूशन चाहते हैं। जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी दी गई, उस समय उनकी उम्र केवल 23 साल थी। अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा था कि वे बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते, बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। रिवॉल्यूशन इज द इनएलिएनेबल राइट ऑफ मैनकाइंड। फ्रीडम इज द इम्प्रेस्क्रिप्टेबल बर्थ राइट ऑफ ऑल। क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। The laborer is the real sustainer of society. To the altar of this revolution, we have brought our youth as incense. For no sacrifice is too great
फॉर सो मैग्निफिसेंट अ कॉज वी आर कंटेंट, वी अवेट द एडवेंट ऑफ रिवॉल्यूशन। इनकलाब जिंदाबाद। श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषक है। जनता की सर्वोपरि सत्ता की स्थापना श्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य है। इन आदर्शों के लिए और इस विश्वास के लिए हमें जो भी दंड दिया जाएगा, हम उसका सहर्ष स्वागत करेंगे। क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाए हैं, क्योंकि ऐसे महान आदर्श के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है। हम संतुष्ट हैं और क्रांति के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 के पार्ट 6 को कवर करेंगे। मैं आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।